वादा किया, वोट लिया, वादा किया, वोट लिया और फिर बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारे भारत देश के युवा कह रहे हैं। युवा कौन? युवा जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं मतलब है युवा हमारे देश में, तो युवाओं की बात करना तो बनता ही है। मैं आपको बता दूं कि रोड स्ट्राइक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हमारे देश में पिछले 2-3 दिन से डिजिटल स्ट्राइक चल रही है। डिजिटल स्ट्राइक मतलब सोशल मीडिया मतलब ट्विटर पे पिछले 2-3 दिनों से मिलियंस की मात्रा में ट्विटर पे #मोदी रोजगार दो, मतलब मोदी जी से जो हमारे देश के युवा हैं वो रोजगार मांग रहे हैं। क्या गोरखपुर के युवा भी वही सोचते हैं जो ट्विटर के वो युवा सोचते हैं? तो आइए युवाओं से बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। क्या मांग है आपकी सरकार से? देखिए, मांग मतलब हमारे देश का युवा क्या चाहता है? बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था। मेरी मांग हो या युवा की मांग हो, सबकी मांग एक ही है। ये पूरा देश, युवाओं की ही नहीं बल्कि घर के बड़े बुजुर्गों की भी यही मांग है कि उनके घर में जो उनके बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार दिया जाए। कब तक वही अपने उनको पालेंगे पोसेंगे, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और युवा भी खुद इतनी ग्लानि महसूस कर रहा है, उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। वो भी चाहता है कि अपने माता पिता को वो दिखा सके कि जो इन्वेस्टमेंट उनके पे उनके माता पिताओं ने किया है, पैसा लगाया है, पढ़ाया है, पाला है, पोसा है, तो अब वो भी अब युवा हो चुके हैं, अपने माँ बाप के बुढ़ापा में सहारा बने। पर ये मोदी सरकार अगर चाह रही है किसी का सहारा बनाना, तो केवल और केवल अडानी और अंबानी के लड़कों को सहारा देना चाहती है और किसी को भी सहारा नहीं देना चाहती है। इसीलिए आप देख सकती हैं लाखों और करोड़ों की संख्या में ट्विटर पे एक बाढ़ सी आ गई कि रोजगार दो, रोजगार। आप चलाते हैं ट्विटर? जी बिल्कुल चलाता हूं। आपने किया रीट्वीट? नहीं, बिल्कुल मैंने भी ट्वीट किया है। तमाम चीज़ों को मैं हमेशा करता रहता हूँ, पर करने के इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि ट्विटर पर शुरुआत में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आपने देखा होगा ट्विटर पर जैसे एक जब कुछ भी पढ़ता था तो सरकारें उसका संज्ञान लेती थी। मैंने ट्विटर से कम 500-600 ऐसे ट्वीट किया है जो समस्याओं को रखा है, पर एक भी आज तक मेरे किसी ट्वीट का कोई सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है और कोई भी समस्या का निस्तारण अभी तक आज तक नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से हम लोग युवाओं के बीच में रहते हैं, हम लोग छात्र नेता रहे हैं, तो हम लोग युवाओं के बीच में हैं। युवा आप देख सकती हैं इतना बेरोजगार घूम रहा है, उसकी समस्याओं को झेल रहा है और ऊपर से बेरोजगारी का जो मार उसके पे पड़ा है, उसके साथ साथ जो ये महंगाई की मार जो झेल रहा है, वो त्रस्त हो चुका है, वो टूट चुका है, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। उसके पास आज के डेट में कोई विकल्प नहीं है। शिवशंकर जी, मुझे एक बात बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं या फिर बीजेपी की सरकार ऐसा कहती है कि जो विकास कौशल योजना है उसके अंतर्गत जो स्किल है, जो युवाओं में स्किल है, उसके अनुसार वो सर्टिफिकेट्स भी देते हैं और फिर उसके हिसाब से वो रोजगार भी देते हैं। तो आप लोग बार बार या फिर जो युवा हैं वो क्यों भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है? देखिए, क्या कहेंगे? भ्रमित तो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं। आप ही के सवाल से मैं जवाब आपको देता हूं। जैसे उन्होंने कहा स्टार्टअप इंडिया, रोजगार के नाम पे तमाम योजनाएं बनाई गई और इसी वर्ष कोरोना काल के बीच में ही नई शिक्षा नीति देश में लागू कर दी गई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय HRD मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री नई शिक्षा नीति को बर्खास्त कर दे, क्योंकि रोजगार तो शिक्षा से तो मिलना ही नहीं ना हमें। हम BA करते, स्नातक करते, प्रस्नातक करते, या तो BTech करते, MTech करते, तमाम शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, तो हमें क्या होता है स्टार्टअप इंडिया के नाम पे क्या है कि बड़े बड़े सड़क बन गए, सड़कों के किनारे हम ठेला लगाएं, वो स्टार्टर्प इंडिया हो जाता है क्या रोजगार के नाम? मोदी जी तो आज के नाम पे भी लोन नहीं मिल पा रहा है। मैंने भी लोन की बात करते हैं, लोन की बात करते हैं। सरकार कहती है हम लोन देंगे, नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। इनके भारत सरकार के बैंक किसी युवा को लोन दे तो बताए, किसी युवा को लोन नहीं देते हैं। और स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने हर साल कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? रोजगार के नाम पे केवल युवा ठगा गया। उन्होंने कहा कि कहीं भी रेवड़ी पटरी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 45 वर्षों में अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है और ये जो चीज़ें हैं ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं सही में पूरे नहीं हो पाए हैं। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? वादे, देखिए वादे तो सरकार, ये प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या सोच पाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मोदी जी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर हम बने कैसे? मोदी जी को तो रोजगार मिल गया, मोदी जी ने अपने उद्योगपति मित्रों को तो रोजगार दे दिया, मोदी जी ने अपने सगे संबंधियों को तो रोजगार दे दिया, लेकिन बाकी युवा, भारत को माना जाता है विश्व में कि सबसे युवा देश है, भारत को माना जाता है ना। हमारे वहाँ स्किल बहुत ज़्यादा है, हमारे वहाँ युवा बहुत ज़्यादा हैं जो मेहनती हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन हम आत्मनिर्भर बने कैसे?
आत्मनिर्भर हम हो कैसे? आप रोजगार देंगे नहीं, रोजगार की योजना बनाएंगे नहीं, रोजगार के करेंगे नहीं, कंपनियों से MOU करेंगे नहीं, और जो करेंगे भी तो कंपनियां केवल खाका रह जाता है और कुछ विशेष लोगों को जो मिल जाता है जियो या अन्य चीज़ों को लेकर वो समाप्त हो जाता है। तो आखिर युवा जाए कहाँ? और मैं तो फिर आपसे कहूँगा कि नई शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी निरस्त कर दें इसको, और जिससे कि शिक्षा हम लें ही ना और सीधे हम लोग आत्मनिर्भर हो जाए। हम कहीं भी दुकान उकान लगा के जीवन यापन तो ऐसे भी कर रहे हैं, कर लेंगे। हम लोग कहते हैं कि कोई भी नौकरी बड़ी या छोटी नहीं होती है जी। तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार ही है, आत्मनिर्भर। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि लोकतंत्र में एक ये खूबसूरती होनी चाहिए कि अगर समाज में कोई भी समस्या आती है तो उसके पक्ष में आप खुल के बोलिए, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आपका प्रश्न था कि ट्विटर पे एक ट्रेडिंग चल जाएगी, रोजगार दो, ठीक है। ये ट्रेंड जो ऐसा चला कि युवाओं ने भी इसमें योगदान दिया, और जो युवाओं को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो खान सर वगैरह हैं। युवाओं का ये हक है कि समाज में वो अपनी बात खुल के कहें, और सरकार का ये दायित्व है कि लेकिन सरकार में बहुत लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि युवा पढ़ाई छोड़कर और नेतागिरी में लग गए हैं। आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि जो भारत की पॉपुलेशन है या उत्तर प्रदेश राज्य में जहाँ पे अभी आप ये शो कर रही हैं, हर कोई ये सोचता है कि मेरा बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी में ही हो, लेकिन ये आंकड़ों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से ये नहीं पॉसिबल है। एक तबका जो होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, एक जो होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। सरकार वर्तमान में अभी कल के डेट में देखिए, अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी कल लगभग 10,000 पद निकाली गई है, TGT PGT की पदें निकाली गई हैं, लेखपाल की पदें 9,000 कुछ पदें लाने जा रही हैं। तो सरकार के पास जितनी रिक्तियां हैं, जितनी रिक्तियां कार्मिक मंत्रालय सरकार को संसूचित करके देता है कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, उस पर सरकार अपने गजट जारी करती है, अधिसूचना आती है और वो बच्चे वो फॉर्म भरते हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए कि कौन ज्यादा मेहनत करके उस नौकरी को ले सके। दूसरी सरकार आने से पहले तो ये कहती है ना कि हम रोजगार उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे। बिल्कुल देखिए, रोजगार का माननीय संपादक महोदय, आपको एक चीज मैं बता दूं, रोजगार का महत्व ये भी होता है कि अगर किसी बच्चे के पास किसी IT सेक्टर की कोई स्किल है, सरकार उसको किसी योजना के तहत लाभान्वित करके उसको ये प्लेटफॉर्म दे रही है कि हाँ ठीक है, आपके पास डिग्री है, बैंक के थ्रू आप लोन ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं, यह भी एक रोजगार का प्रारूप है। रोजगार का अर्थ केवल आप यह ना लगाएं कि मेरा बच्चा केवल सरकारी नौकरी में हो जाए, वही रोजगार है। अगर केवल इस आधार पे अगर कैलकुलेशन की जाएगी तब तो स्थितियां, आंकड़े बहुत ही बुरे हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी रोजगार की श्रेणी में आती हैं। बच्चे के पास अपना कौशल विकास है, उसके माध्यम से भी वो रोजगार की श्रेणी में आ सकता है। सरकार के पास जितनी रिक्तियां हैं, कार्मिक मंत्रालय जितनी संसूची करता है, सरकार उस हिसाब से गजट जारी करती है और बच्चे उस तैयारी। अगर योग्यता की बात कर रहे हैं तो योग्यता बहुत बार हम देखते हैं कि योग्यता बच्चों में होती है, चुनाव समय पे हो जाते हैं, उसके नतीजे समय पे आ जाते हैं, नेता अपनी कुर्सी समय पे ले लेता है। लेकिन जब हम बात करें कि SSC का आप एग्जाम देख लीजिए, कई ऐसे एग्जाम है जो कोर्टों में लटक जाते हैं, उनकी डेट्स नहीं आ पाते, कई बार बच्चों की उम्र निकल जाती है युवाओं की, तो वैसे मुद्दे पे बच्चों को परेशान होते फिर सुसाइड करते हैं। और जो हमारे देश में अभी देखें तो युवाओं ने बहुत ज़्यादा मात्रा में सुसाइड की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत जायज़ है और इस मामले पे सरकार को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। अभी शायद आपको जानकारी हो कि कल के डेट में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक याचिका जो लगाई गई थी कोविड पीरियड में, जो संघ लोक सेवा आयोग में IAS के परीक्षार्थी थे जिनकी ये वैकेंसी छूट गई कोविड की वजह से, उन्होंने ये याचिका दायर की थी कि उन्हें एक और अवसर मिलना चाहिए था। तो अब इसमें सरकार ने जो हल्फनामा लगाया था और उनके अगेंस्ट में जो हल्फनामा लगा था, उस आधार पे इस पिटीशन को माननीय सुप्रीम न्यायालय ने खारिज कर दिया है कि, लेकिन मैं जहां तक समझ पाता हूं उन बच्चों को अवसर मिलना चाहिए था। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं मानते कि सरकार जो ये काम कर रही है इसमें ढील है या नहीं है? देखिए, मैं ये प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन मैं यह इतना इस मामले को लेके इतना संवेदनशील जरूर है कि सोचता हूँ तारीख पे नहीं ऐसा। देखिए, एक चीज मैं इतना संवेदनशील जरूर हूँ कि अगर युवा आवाज लगाता है, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे किसी क्रांति, चाहे किसी आंदोलन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर सुध लेनी चाहिए, क्योंकि युवा है तो सरकार है और सरकार जो है वो युवाओं के बदौलत ही बनी है। और आपने इस बजट में भी देखा होगा कि सरकार ने ज्यादातर युवाओं पे ही एम्फसाइज करने का प्रयास किया था। जी शिव, आप क्या बोल रहे थे, बताइए। देखिए, लगातार बात हो रही है कि स्किल डेवलपमेंट या तमाम चीज़ें, सरकारी नौकरियां केवल रोजगार नहीं होती, ये तो बात सत्य है। लेकिन सरकारों ने एक ऐसी योजनाएं लगातार, पूर्व की सरकारों ने, चाहे जिसकी भी सरकार रही, उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे युवाओं को रोजगार मिल सके। इस सरकार का कोई भी काम
कागज़ को छोड़ के ज़मीनी स्तर पे है नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा पहली बार हुआ। ये कहते हैं पकौड़ा बेचने वाली जो बात हो रही थी, तो ये सारे युवा अगर पकौड़ा बेचेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा? और सब अगर फिर पकौड़ा बेचेंगे तो वकालत है, डॉक्टरी, तमाम चीज़ ऐसा कैसे करेगा? अभी जो बजट पेश हुआ सरकार तत्वहीन बात क्यों करती है? सरकार बार बार ये क्यों कहती है कि हम ये नहीं कर सकते, आप ये करो? एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? स्किल्ड इंडिया के नाम पे बोल के इन्होंने युवाओं को ठगा। वोट तो आपने रोजगार के नाम पे ले लिया। वोट आप कैसे ले लिए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर सांसदों की सैलरी बढ़ानी हो तो एक स्वर में सब आ जाते हैं, अगर उनका भत्ता बढ़ाना हो तो एक स्वर में सब आ जाते हैं। खाना सब्सिडी पे खाएंगे, सिलेंडर सब्सिडी पे लेंगे, एरोप्लेन में जाना आना हो तो सब्सिडी पे लेंगे। जब युवाओं के रोजगार की बात आती है तो ये कहते हैं कि पकौड़ा बेच लो। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी पकौड़ा बेच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी पकौड़ा बेच रहे हैं? वो भी पकौड़ा बेचे, छोड़ दे कुर्सी वो लोग। उन्होंने अपने समय पे तो चाय बेचा था ना, लेकिन चाय कौन देखा चाय बेचे हैं? झूठ बोलते हैं मोदी जी। फेंकू तो अच्छा वो सच नहीं बोले, आप सच बोल रहे? नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। चाय बेचे हैं तो क्या चाहते हैं कि यहाँ के भारत के जितने भी युवा हैं वो चाय ही बेचें? आप चाहती हैं कि चाय ही बेचें? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जब किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो ऐसी बातों पे, आप यहाँ पे चर्चा रोजगार पे करने आई हैं, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे मैं बोलना चाह रहा था। प्राइवेट नौकरी को लेकर के हम युवा हैं, ठीक है, हम पॉलिटिक्स में हम चाहते हैं कि समाज में एक सुधार हो, इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए हुए हैं। पर इसके साथ साथ हम लोगों को भी अपना घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा कमाना होगा। हम सरकारी नौकरी में ठीक है हम नहीं आ सकते, हम प्राइवेट की तरफ भी बढ़ते हैं, हम स्वरोजगार करना ही। ये बात भी तो सच है कि लीजिए, जो इन्होंने कहा है कि लोन मिलता है, आपको मैं बता दूं, पहले तो शिक्षा लोन लें, उसके बाद शिक्षा लें, उसके बाद से हम लोग जब काम करने जाएं तो उस समय हम लोगों को लोन लेना पड़ता है। आप चलिए मुझे बताइए कि बिना कागज के कार्रवाई किए बिना कौन लोन देता है? 1% भी 1 रुपए का लोन नहीं मिलता है। और 1 लाख का लोन लेने के लिए आपको पता चलेगा कि कागजी कार्रवाई में आपका 20 से 25 हजार रुपया खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग शुल्क लेंगे 50,000, तो उसी में देना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन ले पाएगा? कोई नहीं ले पा रहा है। केवल और केवल वो लोग ले रहे हैं जो बैंक मैनेजरों से मिले हुए हैं। आम जनता को, आम युवा को एक भी कोई भी रियायत इस सरकार द्वारा नहीं मिल रही है। एक तथ्य मैं आपको दे दूं, प्रधानमंत्री जी ने पटरी व्यवसायियों को रोजगार के लेकर 10-10 हजार रुपए लोन की बात कही थी। नगर निगम से लोन अलॉट हो रहा था। आपको मैं सूची उपलब्ध कराता हूं और आप मेरे साथ नगर निगम चलिए और अधिकारियों से सूची लेकर एक-एक लोगों से हम लोग पूछते हैं कितने लोगों को पैसा मिला। बैंक वालों ने एक भी पटरी और ठेला रेडी वालों को 10-10 हजार रुपये नहीं दिया। जो सक्रिय रहे 2, 4, 5 ऐसे अपवाद नाम मात्र के, उनको रोजगार मिल गया। और मैं कहना चाहता हूं, जो रेलवे डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, जो अन्य विभाग है, सरकारी विभाग है, अधिकारी नेकपाल छोड़ दीजिए, SSC छोड़ दीजिए, PCS छोड़ दीजिए, लोक सेवा आयोग छोड़ दीजिए, बाकी जो नौकरियां हैं सारे विभागों में ये प्राइवेटेशन क्यों कर रहे हैं? ये क्यों रोजगार खा रहे हैं? आप सरकारी नौकरी भी खत्म कर रहे हैं, आप प्राइवेट भी कर रहे हैं। और मैं आपने जो सवाल छोड़ दिया था मैं वहीं से कहता हूं, हमने नहीं देखा कि देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे। हमने नहीं देखा मोदी कितने पढ़े लिखे हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो अपनी डिग्रियां आज तक नहीं छुपाते और आज तक नहीं बताते। जनता भ्रमित हो गई, हम रोजगार, हम युवा भ्रमित हो गए कि मोदी जी आएंगे गुजरात से, जो चाय बेचते थे स्टेशन पे, वो देश को बनाएंगे। हमें जनता तो अभी सपोर्ट कर रही है। अभी तो उन्होंने पूरी अपनी 6 सीटें जीती ली, उन्होंने देश बेच दिया। देखिए जनता सपोर्ट करिए, युवा अगर सपोर्ट करते तो काशी विद्यापीठ का आप रिजल्ट देख सकती हैं। छात्र संघ में एकदम, छात्र संघ में ठीक है, आप अपनी जगह से, मैं ये कह रही हूँ कि अभी हमारे देश में राम राज की बात चल रही है। जब से राम मंदिर के निर्माण की बात चल रही है तो राम के राज में तो सबकी बात सुनी जाती थी। युवाओं ने कुछ महीनों पहले मन की बात का भी विरोध किया था कि जब हमारी मन की बात नहीं सुनी जा रही तो हम क्यों प्रधानमंत्री के वो अपनी मन की बात कर ले रहे, एक प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है। युवाओं की जो मन की बात है वो कौन सुनेगा? वो एक अपना सोशल मीडिया पे करे, अगर हम स्ट्राइक करें रोड पे। मैं इसके लिए युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि वो अपनी बात किसी भी माध्यम तक, सरकार अगर जिस पे सूद नहीं लेती है वहां तक पहुंचाने का अगर कार्य करते हैं। लेकिन मोदी जी को एक ट्वीट तो करना चाहिए था ना, मोदी जी को एक ट्वीट करना चाहिए था कि नहीं? लेकिन वर्तमान समय में अगर सरकार युवाओं को देखकर अगर जो भी वैकेंसी, जो भी रिक्तियां उनके पास आ रही हैं, अगर उसको लाती हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। रही बात कि रोजगार के आंकड़े, देखिए जैसे आंकड़ों पे तो आप जाइए मत। आंकड़ों पे मैं आना चाहूंगा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोविड का जब पीरियड आया तो उत्तर प्रदेश में 11.4 पॉइंट, ये जो सेंटर फॉर इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट थी, यह आंकड़े 25 कुछ तक पहुंचे थे। एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं याद है मुझे, ठीक। लेकिन सरकार ने इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मनरेगा के माध्यम से, तमाम ऐसे अन्य योजनाओं के माध्यम से जो भी स्थानीय स्तर पे जो युवाओं को, या युवाओं से ऊपर कहें, अगर 40 साल के ऊपर के भी जो लोग हैं, अगर किसी फैक्ट्री में दूर सुदूर क्षेत्रों में काम करते थे, उनको अपने स्थानीय क्षेत्रों पर जोड़ने का कार्य किया है।
दूसरी बात जो अभी वर्तमान में थोड़ा सा सेंसिटिव है, जिसको वास्तव में सरकार पे एज ए अधिवक्ता मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार को इस पे सूद लेनी चाहिए कि वर्तमान में जो कुछ सब्जियों के दाम हैं, जैसे आम इंसान की ज़रूरतें होती हैं, आलू प्याज, महंगाई का ये स्तर एक ज़्यादा है इस पे सरकार को, और दूसरा जो पेट्रोल और डीजल का है जो दाम, और इस पे ये नहीं है। देखिए लोकतंत्र में यह अधिकार है, एज ए वोटर, एज ए सिटीजन, ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं ये सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार इस पे सूद ले। आप युवा हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब युवा रोड पे अगर उतर आते हैं तो पुलिस उनको आके डंडे मारती है, ऐसा कहा जाता है कि रोड जाम कर दिया। अब जो ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहे हैं, ट्विटर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो भी उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, तो युवा जाए कहाँ? आप छात्र राजनीति में रह चुके, आप छात्र हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले युवाओं का जो सबसे बड़ा जो न्यू है, जो घर का जो न्यू है वो है रोजगार। और ये सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, वो रोजगार से सबको हटा रही है। और ये योगी जी का जो प्लानिंग आया है और मोदी जी का जो प्लानिंग है कि निजीकरण, तमाम ऐसे छात्र हैं जो युवा हैं जो कहते हैं कि भैया हम 12 महीना ड्यूटी करते हैं और 9 महीने का ही सैलरी मुझे मिलता है, और वो भी टाइम से नहीं मिलता है। अब बताइए, अब जो बंदा 45 दिन के ड्यूटी करता है और 45 दिन पे उसको पेमेंट दिया जाता है, तो ये तो बहुत अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ। तो मेरा मानना ये है कि ये वर्तमान में जो युवाओं के साथ हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और इस तरह की अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश का बजट पास हुआ है, उसमें योगी सरकार ने ये कहा है कि जो युवा हैं उनके लिए काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा, क्योंकि हमारे पास रोजगार भी है, युवा भी हैं, लेकिन उनको वो काउंसलिंग नहीं दी जा रही है। तो आप उस पर क्या कहेंगे? क्या उतना सक्षम नहीं है हमारा युवा? देखिए, छात्रों को और युवाओं को ये बस ये भ्रमित कर रहे हैं। अभी ये तमाम विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे कि ये एक ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, उसका एक कैंप लगाते हैं, उस पर यह कहा जाता है कि रोजगार के नाम पे एक कैंप लगाया जाता है और बच्चों को वहाँ पे बुलाया जाता है, और वहाँ बुलाने पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो उनका जो नियुक्ति पत्र होता है वो हमको लगता है कि साल 2 साल 3 साल बीत जाता है, कोई उनको प्राप्ति नहीं होता है, और बच्चे घर पे बैठे रहते हैं कि अब आएगा, कोई उस तरह का कोई वो नहीं है। बस छात्रों का और युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। मैं बात करती हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप लोगों को सरकारी नौकरियाँ ना देना पड़े, तो जो धीरे धीरे जो सारी सरकारी संस्था है उसको धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी सरकारी संस्थाएं लगभग तो हो ही गई। नहीं, आप सारी सरकारी, अब आप लोक सेवा आयोग को नहीं कह सकती कि वो प्राइवेट हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं कह सकती। सबसे बड़ी जो सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, यूपीएससी की मानी जाती है, सिविल सर्विस की, 1000 से अधिक, कांग्रेस सरकार में उसकी 1000 से अधिक वैकेंसी हर साल रहती थी, अब घट करके वो 900 के करीब आ गई हैं। ये अगर आंकड़ों पे ही बात करना चाहते हैं, इससे बड़ी भर्ती कोई नहीं हो सकती है। पूरा देश इन्होंने बेच दिया, पूरा देश इन्होंने बेच दिया। मैं बताता हूँ, आप किसी बैंक में जाइए, आप किसी बैंक में जाइए, अगर वो बैंक सरकारी एम्प्लॉय है, शिवशंकर जी पार्टी को यहाँ मत जोड़िए, पार्टी से आप होंगे, यहाँ मैं एक सिटीजन के तौर पे बोल रहा हूँ। आप पार्टी की राजनीति करते हैं, आप पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। इस सरकार को आप समझिए, मेरा एक सवाल है साक्षी, इन्हीं लोगों को इस सरकार को चलाने के लिए सबसे अधिक ब्यूरोक्रेट चाहिए इस देश को। अगर ब्यूरोक्रेट, आप जान सकती हैं कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है सिविल सर्विस की, उससे हम पाते हैं 1000 से अधिक 1100 के करीब में भर्तियां होती थी, उससे अधिक होती थी हमारे जो कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले। अब वो घट करके लगभग 900 आ गया है। तो अब क्या वो उसमें भी आउटसोर्सिंग करने का काम इरादा बनाए हैं? इसी तरीके का कुछ इरादा होगा। छोटे स्तर पे जब आप आइए तो जो लेबर हैं, रेवड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनको भी रोजगार नहीं मिला। आखिर रोजगार किसको दे रहे हैं, मैं यही जानना चाहता हूं। इन्होंने एक आंकड़ा बताया है, उन आंकड़ों के हिसाब से बताएं, प्रत्येक वर्ष इस सरकार ने, जो सरकार सबकी है, माननीय प्रधानमंत्री सबके होते हैं, कितना रोजगार दे दिया सरकार ने? 1 मिनट में ये कहना चाह रहा हूँ, एसएससी का भी एग्जाम हुआ है, एसएससी सीजीएल का, उसमें ये हुआ है कि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो 100 नंबर का है तो 100 में 100 पाए हैं, लेकिन नियुक्ति के नाम पे क्या हुआ है, उनके साथ इतना बड़ा छलावा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर बढ़ा के जो योग्य हैं उनको आउट कर दिया गया, और जो योग्य नहीं है उनको फिर इन कर दिया गया। शिवशंकर जी, आपको मैं जवाब देना चाहूंगा, आप वो बात बिल्कुल ना कहें जिस समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश के लोग, हम सरकार की नहीं, ये समाजवादी तब से कह रहे हैं ना, आपके समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीटें बेच दी जाती थी। मैं फिर कह रही हूँ कि पार्टी में मत जाइए, युवाओं की बात करेंगे। मैंने जो सवाल, दरोगा की लिस्टिंग कराते हैं, मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं, देखिए कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें PPP के नाम पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। पूर्णतः सारी सरकारी संस्थाओं को आप ये कह दें कि ये प्राइवेट कर दी गई, ये प्राइवेट कर दी गई। दूसरी चीज, कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी एयरपोर्ट का कोई टेंडर निकलता है, ठीक है,
टेंडर निकलने के बाद से उसकी एक प्रक्रिया होती है कि हाँ ठीक है, इस संस्था को चलाने के लिए कोई कार्यकारी संस्था होनी चाहिए। सरकार वो अब इसके लिए कोई संस्था आके अगर आवेदन करती है जो एलिजिबल है, जिसके पास जो एलिजिबल है, जिसके पास पैसा है, अगर वो टेंडर उसको चला जाता है तो ये लोग कहते हैं सरकार ने उसमें कंपनी बेच दी। ऐसा नहीं है। देखिए, इस चीज पे मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि कोई भी संस्था, ये गलत बोल रहे हैं, कोई भी संस्था अगर अपना वर्क देती है कि पेपर में देती है कि इस संस्था को चलाने के लिए मुझे किसी कार्यकारिणी संस्था की जरूरत है, वो पेपर में निकालती है, उसकी बिड्स डाली जाती हैं, जो तैयार होता है, जो एलिजिबल होता है, क्राइटेरिया फॉलो करता है, उसको वो दिया जाता है। लेकिन आप केवल इसको सरासर इस शब्दों में कह दें, कोट करके, कि सरकार ने ये कंपनी फलाने को बेच दी। निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया टीवी पे, मैं उनको कोट करता हूं, उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्यों आप लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो इंडिया टीवी पे, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, यहाँ पे जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कि उन्होंने अपने मुंह से बोला कि अगर सरकार इन संस्थाओं को चलाने में विफल हो रही है तो क्यों ना उसको बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए और वो अच्छे चलाएंगे। नहीं, तो मेरा सवाल है, अगर इन संस्थाओं को सरकार चलाने में विफल है तो उसको बेच दे रही है, उसी प्रकार से अगर सरकार चलाने में भारतीय जनता पार्टी विफल है तो उसको भी सरकार से हट जाना चाहिए, तुरंत हट जाना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो आप पहले सरकार से हट जाइए, ना कि आप जो 70 सालों में जो भारत ने एक एसेट बनाया है उसको बेचने का अधिकार इस पार्टी को, इकलौती इस पार्टी को अधिकार कहीं जनता नहीं देती है। देखिए, एक मेरा ये रेलवे पे भाई साहब से बात हुई है, भैया ने बोला है रेलवे पे तमाम प्राइवेट बसें, अनिल भाई कुछ दिन पहले ज्ञापन दिए थे, जिला मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन दिए थे इन्होंने, और तमाम ऐसे प्राइवेट बसें हैं जो भर भर के जाती हैं, लेकिन कोविड की वजह से रेलवे की जो पहिया उसको रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है, बात को समझिएगा। क्यों रोक दिया गया है? इसलिए रोक दिया गया है, जब वो पहिया जब दौड़ेगी नहीं तो घाटे में जाएगी, रेलवे घाटे में जाएगी, और जब रेलवे घाटे में जाएगी तो बस रेलवे हम अडानी और अंबानी को बेच देंगे, बेच देंगे, और जब बेचेंगे तो उनका जेब भरेगा तो उनके बच्चों का कल्याण होगा। और वो एक सवाल, एक संबंध में कर दूं, जो प्राइवेट डग्गामार बसें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? सरकारी परिवहन विभाग को करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है, वो चाहता बस अड्डा बंद हो जाए, बस अड्डा बंद हो जाए, और प्राइवेट डग्गामार बस, यही विश्वविद्यालय मुख्य द्वार के पास ये डग्गामार बस चल रही है और चले, और ये प्राइवेट पैसा है, ये पैसा किसको जाता है? परिवहन विभाग के अधिकारियों को भ्रष्ट पैसा जाता है, परिवहन मंत्री को पैसा जाता है, और जो सरकारी बसें वो खड़ी हो जाती हैं और प्राइवेट बस चल रही है। इन्होंने अभी रेलवे की बात की, बहुत सारे रेलवे में जो होता था पहले 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, वो 50, जो पैसा ये कह रहे हैं ना सरकारी अधिकारियों को जाता है, यही मैं बता दूं, जो ये पैसा कह रहे हैं ना, जो पैसा ये कह रहे हैं ना कि सरकारी अधिकारियों को जाता है और संगठन के लोगों को जाता है, उसी पैसे के लिए समाजवादी कुनबे ने स्टेज पे मार कर लिया। ये प्रवृत्ति है जो माइक खुद से चलाना, पूरे देश को अपने हाथ में ले लेना। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, रेलवे के डिब्बों पे अडानी का टाइटल लग गया कि नहीं लग गया? बीएसएनएल हो गया, बीएसएनएल का जियो को बनाने के पहले जियो ने क्या किया, फ्री में सबको डाटा दे दिया कि खूब डाटा चलाओ। मोदी का प्रचार भी, और जो अंबानी के ये भी, मैं अगर जियो चलाता हूं तो मैं दोनों मोबाइल अभी यहीं फोड़ दूंगा। मैं जियो नहीं लिया, मैंने जियो नहीं लिया, देश हित में नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता मैं आइडिया चलाता हूँ, मैं आपको बताऊं, बीएसएनएल में रहने वाले कर्मचारी खून के आंसू रो रहे हैं, कईयों ने आत्महत्या कर ली, उस पर ये नहीं बोलेंगे। इन्होंने आंकड़ा गिना दे, 11 पॉइंट इतना फलाना कर दिया, 50,000 रोजगार बात करने योगी जी करते हैं। मैं छोटा सा बात कर दूं, जब योगी जी आते हैं नियुक्ति पत्र, समय की कमी है, योगी जी आते हैं नियुक्ति पत्र देने के लिए, जितना एक गोरखपुर के युवा को अगर आगरा भेजा जाए नौकरी के लिए 7,000-6,000 रुपये मिलता है, मैम उसको 7,000-6,000 मिलता है। अगर 100-150 युवाओं को मिला दिया जाए, जितनी उनकी सैलरी नहीं है, उससे ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटने में जो ढोंग, जो मंच सस्ता है, उससे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये उसका जवाब नहीं देंगे, ये तो जानना चाहिए, या तो लोगों को जानना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो वैकेंसियां न्यायालय में जाती थी, आज नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, एक युवा के लिए, एक विद्यार्थी के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि कोई वैकेंसी न्यायालय में ना जाके प्रत्यक्ष रूप से उसको क्लियरेंस किया जाए। ठीक है, एक भी पेपर सही नहीं करा पाए इन्होंने, सारे पेपर कैंसिल हो गए, निरस्त हो गया। मैं देखिए, मैं यहाँ के विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे आपके न्यूज के माध्यम से मैं ये मांग कर रहा हूँ सरकार से कि जो बच्चे जो फीस भरते हैं फॉर्म का, एग्जामिनेशन जो फीस भरते हैं, उसको माफ़ करना चाहिए, और उसमें न जात न धर्म न गरीब न अमीर, सबको एक बराबर का अधिकार देना चाहिए। और दूसरी बात ये होना चाहिए कि जो बच्चे जो प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में छट जाते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्री निकालते हैं उन्हें 2 वर्षों तक का ऐसा
वो देना चाहिए कि वो 2 वर्ष के बाद भी वो मेंस के लिए मतलब क्वालिफाई रहें। इस तरह की हमारी मतलब हमारे तमाम छात्रों से मैं जब बात करता आप हूँ, ये बताइए, इस आधार पे सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जिसके मैं- लिए मैं संतावना देना चाहूंगा। मैं बता दूं आपको, लेकिन देखिए, फॉर्म जो भरा जाता है जो बच्चा लोक सेवा आयोग से या किसी भी उत्तर प्रदेश के प्रोविडेंस कमीशन से, किसी भी स्टेट के, जो कि ये योजना उत्तर प्रदेश में ही चलाई गई है, अगर वो बच्चा इंटरव्यू फेस किया है लोग से, उसकी नियुक्ति अगर नहीं हो पाई, मतलब इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो सरकार जो ये अभी योजना चला रही है निःशुल्क कोचिंग के लिए जो तैयारी करा रही है, वह विद्यार्थी सिर्फ नाम की योजना तो नहीं नाम की नहीं, आप जाके देखिए रजिस्ट्रेशन होकर नहीं, योजना धरातल पे, हाँ बात तो है, कहीं नहीं दिखती है। आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आप रजिस्ट्रेशन करिए जाइए। MBA BBA वालों को आज तक कंपनी लेने नहीं आई। मुख्यमंत्री का शहर है एक मिनट, आज एक तक मिनट। कैंपस कॉलेज प्लेसमेंट यहाँ होता ही नहीं है, सिलेक्शन ही नहीं ये है। तो कुलपति की जिम्मेदारी है, वो कॉलेज जब जिम्मेदारी तो पिस तो हमारे युवा रहे हैं ना, पिस तो युवा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये तमाम छात्र नेता लोग रह चुके हैं। मैं इन लोगों के देख रेख में ये मैं कह रहा हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो छात्रों को उत्पीड़न जो पीड़ा दिया जा रहा है युवा के छात्रों को, उस पर भी सरकार थोड़ा लगाम छात्रों की तो कोई मांग नहीं पूरी होती है, ना उनका चुनाव कराया जाता है, उसके नाम पे वो नहीं हो रहा है, ना उनको रोजगार दिया जा रहा है, जो वो फॉर्म भर रहे हैं उसका पैसा नहीं वापस हो रहा है। विरोधी है, जो शासन का जो विरोधी है, सबसे अधिक यहाँ से सांसद और इसी पार्टी के निकले हैं, सांसद और विधायक। होम लोन से महंगा, आखिरी में स्टूडेंट जाकर लोन के है, मैं चुनाव लड़ रहा होम था लोन अध्यक्ष का सस्ता यहाँ है, पे। होम चुनाव लोन के सस्ता है। एक दिन पहले पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है। ये- पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो गोरखपुर विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री के शहर में किया है। चुनाव से 2 दिन पहले आकर के चुनाव को कैंसिल कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। रुक जाइए, अब मेरी बात कंप्लीट नहीं है। नहीं, इस अब बात ये देखिए, पे- फिर आप इस कर बात रहे पे- हैं। अरे मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई सर, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात शिवेंद्र जी मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई है। 2 दिन पहले पोस्टपोन किया गया। नहीं, इसको मैं ऐसे समर्थन में है, तो बिल्कुल आपको समर्थन में होना चाहिए। आपको और भी चीजों में सबकी सुनी जाएगी, रुक जाइए। नहीं साक्षी जी, और तो वही मैं बता रहा हूँ, शासन का होना चाहिए। 2 दिन पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कान तक ये बात पहुंची, आखिर इस विषय के खिलाफ में इन्होंने क्या किया है मुझे बताएं। इस तरीके का हम लोगों का संविधान में यह हक है संघ बनाने का, और हम लोग का हक जो है 2 दिन पहले छीन लिया जाता है। जब यहाँ पे बूथ लग चुके थे, यहाँ वोटिंग की तैयारियां चल रही थी, उस समय इन लोगों ने इस तरीके का षड्यंत्र रचा। तो मैं चाहता हूं कि हर एक इनको निवेदन कर लेने दीजिए पहले। गोरखपुर लाइव के माध्यम से मैं भी सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय में राजनीतिक पाठशाला की पहली गढ़ विश्वविद्यालय ही होती है, उसमें छात्र संघ चुनाव खुल के कराना चाहिए। कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हो। बात है, तो ये भी निवेदन इन्होंने करना कहा, रोजगार मिले। इन्होंने कहा, नहीं, अरे भाई, सरकार तो मोदी जी ने तो मोदी सुनिए मेरी बात सुनिए, आप लोग लड़िए मत, मेरी बात सुनिए। मोदी जी तो पिछली सरकार को बोले कि उन्होंने कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो नहीं बढ़ाया, इसलिए हम लोग को आज ये सहना बड़े बड़े कॉमेडी वीडियोस देखने हैं, तो जो मोदी जी के वीडियोस 2014 के पहले व्यक्तिगत मत जाइए, व्यक्तिगत मत जाओ। इन्होंने अभी शासन की जो बात की है, अनिल भाई, युवाओं की महंगाई नहीं, अनिल 2014 भाई, से अनिल पहले भाई, जो मोदी जी इन्होंने जो कहा कि उसको आप शासन देखिए, चुनाव, और शासन आज आप चुनाव, सुनिए, ए भाई, आपको इतनी हेलो, हंसी आएगी, युवा कंट्रोल नहीं युवा कर पाएंगे। साथी, शासन चुनाव की इन्होंने जो बात कही, इन्होंने कहा कुलपति पे कोई कार्रवाई नहीं हो। वाकई में इस बात को सम्मत करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से यहाँ कुलपति लाते हैं क्योंकि वो इंटरफेयर रखते हैं। सच बात जो है, इन्होंने केवल शासन चुनाव की बात की, बल्कि पूर्व कुलपति पे करोड़ों का घोटाला लगा है। विश्वविद्यालय की एफडी उसने तोड़ दी। यहाँ पे शासन नहीं कराएंगे, लेकिन 4 साल से शिक्षक संघ 10 का 10 बना हुआ है, कर्मचारी संघ 10 का 10 बना हुआ है, लेकिन केवल छात्र संघ क्यों 1,92 लाख का कंप्यूटर खरीद घोटाला होता है, कोई कार्रवाई नहीं कुलपति पे होती है। यहाँ पे जो है EADA के नाम पे जो PF मिलता है प्राइवेट कर्मचारियों को रखा गया है, उस पर करोड़ों का घोटाला होता है, उस पर कुछ नहीं किया जाता है। और मैं बताऊँ, बिना किसी कैंटीन के कैंटीन बना के 7 लाख, एक बार 5 लाख, एक बार 2 बार पैसा निकाल लिया जाता है। कैंटीन है ही नहीं है, जमीन पे कैंटीन है ही नहीं है। कैंटीन तो है वैसे, वो नहीं, प्रशासनिक भवन में मेरी कैंटीन बात सुनिए आप, जो वर्तमान के कुलपति महोदय हैं, इनके भी करोड़ों का घोटाले का आरोप लगा है, जांच बैठी हुई है। इसी आधार पे इस समय हम लोग लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। एक कोई नीतीश मिश्रा जी ने इनके खिलाफ में क्या डाल दिया, इस्तीफा मांगने की क्या बात कर दी, इनको नोटिस भेज दिया गया, इनको बोला गया कि आप पे विधिक कार्रवाई करी जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस समय
समय इस भारत में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में क्या बोलना और लिखना भी इस समय इनके हिसाब से चलेगा? क्या ये हम लोगों को चूड़ियाँ पहना करके बैठा देना चाहते हैं कि हम फेसबुक पे लिख नहीं सकते हैं, यहाँ उतरेंगे तो हम लोगों को आवारा घोषित कर दिया जाता है, आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, ना लिखने देंगे ना आंदोलन करने देंगे? आखिर आप क्या चाहते हैं कि आपके हिसाब से जो आप चाहते हैं वो करते रहें, आपके ऊपर घोटालों का आरोप लगता रहे? आपको पता होगा कि ट्रेन की एक घटना से लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा तक दे दिया था, और यहाँ पे अगर इनके ऊपर आरोप लगता है और अगर कोई इस्तीफे की मांग कर देता है तो आप उनके पे विधिक कार्रवाई करने की धमकी देते हैं, आप उनके घर पे उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना करने के लिए नोटिस भेजते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? युवाओं को आतंकवादी बोलना, और ये बहुत ही सही में दुखद बात है। लेकिन मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूँगी क्योंकि डिबेट बहुत लंबी हो गई है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि गोरखपुर के जो युवा हैं, जो मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है और राम राज्य की बात कही जाती है, राम के राज्य में तो एक धोबी की भी बात सुनी गई थी, लेकिन क्या यहाँ पे युवाओं की बात सुनी जा रही है? क्योंकि मन की बात से लेकर ट्विटर पे ट्रेंड तक हर जगह युवा अपना गुस्सा, अपना दुख जाहिर कर रहा है, लेकिन क्या उनकी बात को सुना जा रहा है? इस पर हमें एक बार जरूर गौर करना चाहिए। ऐसे ही देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।